नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज़ की गहराई में उतर रहे हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अदृश्य हिस्सा है, लेकिन जिसके बिना शायद आज की ज़िंदगी सोच भी नहीं सकते। बिजली का सफ़र। हाँ, बिल्कुल। ये वो सफ़र है जो पावर प्लांट की बड़ी-बड़ी टरबाइनों से शुरू होता है और घूम-घूम के हमारे घर के छोटे से स्विच तक पहुंचता है। अक्सर हम इसे बस फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, पर इसके पीछे इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। और आज इसी नेटवर्क को, इसी जाल को समझने के लिए हमारे पास एक दिलचस्प दस्तावेज है। एक पॉडकास्ट शो है इलेक्ट्रो वायरल, उसके चौथे एपिसोड की आउटलाइन। अभी आउटलाइन इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है कि भाई, पावर प्लांट में जो बिजली बनी वो हम तक पहुंचती कैसे है। तो आज हमारी पड़ताल इसी आउटलाइन के इर्द गिर्द घूमेगी, है ना। हम देखेंगे कि इसमें बिजली के सफर की कहानी कैसे बताई गई है और क्या-क्या मेन पॉइंट्स हैं। हाँ, तो ये आउटलाइन देखिए शुरू होती है बिजली के बनने से, मतलब जनरेशन से। इसमें बताया गया है कि बिजली कई स्रोतों से बन सकती है, जैसे कोयला जलाकर, जिसे थर्मल कहते हैं, या पानी की ताकत से, वो हाइड्रो हो गया, सूरज की रोशनी से सोलर, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी से। ये पहला कदम है जहां किसी और तरह की ऊर्जा को बिजली में बदला जाता है। बनना तो ठीक है, पर मुझे लगता है असली चैलेंज तो इसके बाद शुरू होता होगा, जैसा ये आउटलाइन भी इशारा कर रही है। जो बिजली बन गई उसे सैकड़ों, शायद हजारों किलोमीटर दूर शहरों और गांवों तक पहुंचाना। यहीं पर वो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों का जिक्र आता है। इस दस्तावेज में देखो, 220 केवी, 400 केवी, यहाँ तक कि 765 केवी। ये केवी मतलब किलो वोल्ट, यानी हजारों वोल्ट। हाँ, किलो मतलब हजार। तो 765 केवी मतलब 7,65,000 वोल्ट। बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा है। हमारे घरों में तो आपने कहा सिर्फ 230 वोल्ट आते हैं। फिर इतनी हाई वोल्टेज की जरूरत क्यों पड़ती है? ये बिल्कुल सही सवाल है, और यहीं पे एक तरह से इस पूरे सिस्टम की चाबी छुपी है। इतने हाई वोल्टेज का सीधा ताल्लुक है बिजली को भेजने में जो नुकसान होता है, जिसे हम ट्रांसमिशन लॉस कहते हैं, उसे कम करने से। देखिए, जब बिजली तारों से गुजरती है ना, तो तार का अपना एक प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस। उसकी वजह से कुछ बिजली गर्मी बनकर वेस्ट हो जाती है। इसे हम I²R लॉस कहते हैं। I²R मतलब I यानी करंट। हाँ, I मतलब करंट और R मतलब रेजिस्टेंस। तो करंट का वर्ग गुणा रेजिस्टेंस। सीधा मतलब है, जितना ज्यादा करंट बहेगा, तार उतना गर्म होगा और उतनी ज्यादा बिजली बर्बाद होगी। अच्छा, मतलब ज्यादा करंट माने ज्यादा बर्बादी। हाँ, तो बिल्कुल। अब सोचिए, बिजली की जो शक्ति होती है, पावर, P। वो वोल्टेज V और करंट I का गुणनफल है। मतलब P = V/I। अब अगर हमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पावर, मान लीजिए किसी शहर की जरूरत जितनी, पावर प्लांट से उस शहर तक भेजनी है, तो हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो हम वोल्टेज कम रखें और करंट ज्यादा भेजें, या फिर वोल्टेज बहुत ज्यादा कर दें और करंट कम भेजें। ओह, अगर आपने अभी बताया ज्यादा करंट मतलब ज्यादा लॉस, तो समझदारी इसी में है कि वोल्टेज को खूब बढ़ा दो। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा। तो पावर प्लांट में बिजली बनाने के फौरन बाद उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर से गुजारकर वोल्टेज को जानबूझकर इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, 400 केवी, 765 केवी तक। 7 लाख वोल्ट से भी ज्यादा। कमाल है। हाँ, तो जब वोल्टेज इतना ज्यादा हो गया, तो उतनी ही पावर भेजने के लिए करंट बहुत कम हो जाता है, और जब करंट कम हो गया, तो आपका I²R लॉस भी बहुत कम हो जाता है। ये लॉस सुनने में शायद छोटा लगे, पर जब आप हजारों मेगावाट बिजली सैकड़ों किलोमीटर भेज रहे हो, तो ये छोटी छोटी बचत मिलकर बहुत बड़ी हो जाती है। भारत में अंदाजा है कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस मिलाकर इतना होता है कि उससे कई छोटे शहर साल भर जल सकते हैं। तो ये हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिर्फ कोई तकनीकी मजबूरी नहीं है, ये एनर्जी बचाने का, सिस्टम को एफिशिएंट बनाने का एक बहुत स्मार्ट तरीका है। वाह, ये तो जबरदस्त इंजीनियरिंग है। सिंपल लॉजिक, हाई वोल्टेज मतलब कम करंट, और कम करंट मतलब कम लॉस। समझ गए। और शायद इसीलिए हमें वो बड़े बड़े स्टील के टावर दिखते हैं ना खेतों में, पहाड़ों पर। इस आउटलाइन में ट्रांसमिशन टावर, कंडक्टर और इंसुलेटर का भी जिक्र है। इनका क्या काम है, मतलब मोटे तौर पर? हाँ, वो जो विशाल टावर दिखते हैं ना, उनका मेन काम है बिजली ले जाने वाले भारी तार, जिन्हें कंडक्टर कहते हैं, उनको जमीन से एक सुरक्षित ऊंचाई पर रखना, उन्हें सपोर्ट देना।
ये कंडक्टर अक्सर एल्यूमिनियम या उसके किसी एलॉय के बने होते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का भी है और बिजली का अच्छा सुचालक भी। और आपने उन टावरों पर वो चीनी मिट्टी या कांच जैसी वो लड़ियां सी लटकती देखी होंगी? हाँ, देखी हैं। वो शायद इंसुलेटर होते हैं। बिल्कुल सही, वो इंसुलेटर हैं। अक्सर पोर्सिलीन यानी चीनी मिट्टी के या आजकल पॉलीमर मटेरियल के भी बनते हैं। उनका काम सीधा सा है, इतने हाई वोल्टेज वाले तार को टावर के स्टील स्ट्रक्चर से अलग रखना, इंसुलेट करना, ताकि करंट टावर से होता हुआ जमीन में ना चला जाए, कोई खतरा ना हो। तो ये तीनों मिलकर टावर, तार और इंसुलेटर हाई वोल्टेज बिजली को दूर दूर तक पहुंचाने का एक सेफ और एफिशिएंट सिस्टम बनाते हैं। ये पूरा नेटवर्क आप कह सकते हैं देश के सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा है, जैसे खून की नसें होती हैं। अच्छा, नर्वस सिस्टम जैसा। तो ठीक है, बिजली हाई वोल्टेज पर अपना लंबा सफर करके शहरों या कस्बों के पास पहुंच गई। लेकिन जैसा हमने बात की, इतना हाई वोल्टेज तो सीधे इस्तेमाल हो नहीं सकता। तो अब क्या? आउटलाइन का अगला स्टॉप है सबस्टेशन। ये क्या जगह होती है? सबस्टेशन, हाँ, ये बिजली के सफर में एक बहुत जरूरी पड़ाव है। आप इसे एक तरह का जंक्शन समझ लीजिए या कंट्रोल पॉइंट। यहाँ का सबसे मुख्य काम होता है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों से जो बिजली आ रही है उसके वोल्टेज को कम करना। यहाँ बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये उस 765 केवी, 400 केवी या 220 केवी जैसे भयानक हाई वोल्टेज को कम करके ऐसे लेवल पर लाते हैं जो आगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ठीक हो। लेकिन वोल्टेज कम क्यों करते हैं? ये तो समझ में आता है, घरों के लिए कम चाहिए, पर इसे चरणों में, मतलब स्टेप्स में क्यों कम करते हैं? जैसे ये आउटलाइन कह रही है, एक ही बार में 765 केवी से सीधे 230वीं क्यों नहीं कर देते? इसके कई कारण हैं। पहला और सबसे जरूरी तो है सुरक्षा। लाखों वोल्ट को सीधे आबादी वाले इलाकों के पास लाना बहुत खतरनाक हो सकता है। दूसरा, हमारे बिजली सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है वो ऐसा है कि अलग अलग यूजर्स को अलग अलग वोल्टेज लेवल चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल प्लांट है या रेलवे है, उन्हें शायद 132 केवी या 33 केवी जैसा रिलेटिवली हाई वोल्टेज चाहिए होता है। अच्छा। फिर छोटे शहर या कस्बे की सप्लाई के लिए वोल्टेज को और कम करके मान लीजिए 66 केवी, 33 केवी या 11 केवी पर लाया जाता है। फिर मोहल्लों और घरों तक पहुंचाने के लिए इसे और भी कम किया जाता है। तो सबस्टेशन एक तरह से वोल्टेज रेगुलेशन का काम करते हैं, बिजली को अलग अलग जरूरतों के हिसाब से बांटते हैं और हाँ, सिस्टम को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं। एक ही बार में इतना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप करना तकनीकी रूप से भी बहुत मुश्किल और इनएफिशिएंट होगा। समझ गई। तो सबस्टेशन से बिजली अब उस नेटवर्क में आगे, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहते हैं, जो फाइनली उसे हम तक पहुंचाता है। ये वो तारे हैं जो हमें ज्यादातर सड़कों के किनारे खंभों पर दिखती हैं। हाँ बिल्कुल। अब बिजली घरों के और करीब आ रही है। मेन सबस्टेशन से बिजली अक्सर 11 केवी, मतलब 11,000 वोल्ट की लाइनों के जरिए मोहल्लों या कॉलोनियों तक पहुंचती है। ये लाइनें आपने खंभों पर देखी होंगी, थोड़ी मोटी होती हैं। लेकिन 11 केवी भी घरों के लिए तो बहुत ज्यादा है ना। तो फिर वो जो हमारे घर के पास गली के नुक्कड़ पर खंबे पर एक ड्रम जैसा ट्रांसफार्मर लगा रहता है, गोल सा, उसका क्या काम है? आउटलाइन में 11 केवी से 415 वोल्ट और फिर 230 वोल्ट सिंगल फेस का जिक्र है। हाँ, वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। उसका काम है इस 11 केवी वोल्टेज को और कम करना। वो इसे 415 वोल्ट 3 फेज में बदलता है। ये 415 वोल्ट की सप्लाई अक्सर छोटी फैक्ट्रियों, दुकानों या बड़ी बिल्डिंगों में यूज होती है, जहां लोड ज्यादा होता है। हमारे आपके घरों में आमतौर पर सिंगल फेज सप्लाई आती है, जो इसी 415 वोल्ट 3 फेज सिस्टम से ली जाती है, और वो लगभग 230 वोल्ट होती है। अच्छा। यही 230 वोल्ट हमारे घर के मीटर तक पहुंचता है, और फिर घर की वायरिंग के जरिए हमारे पंखे, बल्ब, टीवी, फ्रिज जो भी है उस तक। इस आउटलाइन में एक अच्छी बात कही है, इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने के लिए। सोचिए, जैसे ही आप पंखे का स्विच ऑन करते हैं, बिजली कैसे तुरंत आपके घर के बाहर लगे पोल से उस लोकल ट्रांसफार्मर से होते हुए आपके मीटर और फिर वायरिंग के जरिए आपके स्विच और पंखे तक पहुंच जाती है। ये सब तो पलक झपकते हो जाता है, लेकिन इसके पीछे इतना लंबा और कॉम्प्लेक्स सफर है। हाँ, ये इंस्टेंटेनियस लगता है, पर असल में ये कंटिन्यूअस फ्लो है। पावर प्लांट से लेकर आपके घर तक बिजली का वोल्टेज कम से कम 3-4 बार बदला जाता है। एक बार स्टेप अप और फिर कई बार स्टेप डाउन, और ये सैकड़ों या हजारों किलोमीटर्स की दूरी तय करती है। ये पूरा नेटवर्क एक विशाल सिंक्रोनाइज्ड मशीन की तरह काम करता है। इसमें प्रोडक्शन और कंजम्पशन में हर पल बैलेंस बनाए रखना होता है, जो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। हाँ, ये चैलेंज करता है। ये तो हुई बिजली के सफर की कहानी, जैसा कि इस इलेक्ट्रोवायरल आउटलाइन में बताया गया है।
पर क्या ये सफ़र हमेशा इतना स्मूथ, इतना आसान होता है? दस्तावेज में कुछ चुनौतियों का भी जिक्र है और ये वाकई एक ज़रूरी सवाल खड़ा करता है कि ये पूरा सिस्टम कितना भरोसेमंद है, कितना एफिशिएंट है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी पहलू है। इस विशाल नेटवर्क को चलाने में कई गंभीर चुनौतियां आती हैं। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है लाइन लॉस, जिसकी हमने पहले बात की थी। हालांकि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन से लॉस कम होता है, लेकिन खत्म नहीं होता। और जब बिजली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में आती है, जहां वोल्टेज काफ़ी कम होता है, जैसे 11 kV या 415V, और तारों का जाल बहुत घना और लंबा होता है, वहां लॉस फिर से बढ़ जाता है। भारत जैसे देश में प्रोडक्शन से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचने में बिजली का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा, कई बार 15-20% या उससे भी ज्यादा, इन्हीं तकनीकी वजहों से लॉस हो जाता है। 15 से 20%? ये तो बहुत ज्यादा हुआ। मतलब जितनी बिजली बन रही है उसका लगभग 5वां हिस्सा रास्ते में ही गायब। और क्या दिक्कतें हैं? दूसरी बड़ी और गंभीर समस्या है बिजली की चोरी, थेफ्ट, जिसे नॉन टेक्निकल लॉस भी कहते हैं। लोग अवैध तरीके से तार डालकर कनेक्शन ले लेते हैं या मीटर के साथ छेड़छाड़ करते हैं। इससे जो बिजली कंपनियां हैं उनको भारी फाइनेंशियल लॉस होता है, ईमानदार कंज्यूमर्स पर बोझ पड़ता है और सिस्टम पर एक्स्ट्रा अनअकाउंटेड लोड भी आता है, जिससे खराबी आने का खतरा बढ़ जाता है। और फिर कभी-कभी बिजली चली जाती है, लाइट चली जाती है, जिसे ब्लैकआउट कहते हैं। उसके क्या कारण होते हैं? ब्लैकआउट या बिजली गुल होने के कई कारण हो सकते हैं। कोई ट्रांसमिशन लाइन तेज हवा या तूफान से गिर सकती है, किसी सबस्टेशन में कोई इक्विपमेंट फेल हो सकता है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ओवरलोड होकर जल सकता है। कभी कभी बिजली की डिमांड अचानक बहुत बढ़ जाती है, जैसे गर्मी में सब एक साथ एसी चला लें, और प्रोडक्शन या ट्रांसमिशन कैपेसिटी उतनी नहीं होती। और कभी कभार कोई बड़ी टेक्निकल गड़बड़ी पूरे ग्रिड को ही ठप कर सकती है, जिससे बहुत बड़े इलाके में अंधेरा छा जाता है। इन सभी चुनौतियों से निपटना बिजली कंपनियों के लिए एक लगातार चलने वाला काम है। ये चुनौतियां तो वाकई सीरियस हैं। क्या इनसे निपटने के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी या समाधान है जिनका जिक्र इस आउटलाइन में हो? हाँ, इसमें स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात की गई है। ये क्या चीज़ है? बिल्कुल, जैसे हमारी जिंदगी की बाकी चीज़ें स्मार्ट हो रही हैं, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, वैसे ही बिजली ग्रिड को भी स्मार्ट बनाने की कोशिशें जोरों पर हैं। स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसी का एक हिस्सा है। इसमें दो मुख्य चीज़ें शामिल हैं, जैसा आउटलाइन बताती है, स्मार्ट मीटर और ऑटोमेशन। ये स्मार्ट मीटर क्या भला है? हमारे घरों में जो पुराने वाले मीटर लगे हैं, उनसे ये कैसे अलग है? पुराने मीटर जो थे वो मैकेनिकल होते थे, जिनमें एक डिस्क घूमती रहती थी, और रीडिंग लेने के लिए किसी को फिजिकली घर आना पड़ता था। स्मार्ट मीटर डिजिटल होते हैं। इनमें कम्युनिकेशन चिप लगी होती है, जिससे ये बिजली की खपत का डेटा लगभग रियल टाइम में अपने आप बिजली कंपनी को भेज सकते हैं। इसके बहुत फायदे हैं। बिलिंग ज्यादा एक्यूरेट होती है, मीटर रीडिंग के लिए किसी के आने जाने का झंझट खत्म। अच्छा। बिजली कंपनी दूर बैठे ही किसी का कनेक्शन काट सकती है या जोड़ सकती है। चोरी पकड़ना आसान हो जाता है, क्योंकि खपत के पैटर्न में कोई भी अजीब बात फौरन पकड़ में आ सकती है, और कंज्यूमर्स को भी अपनी बिजली की खपत की डिटेल्ड जानकारी मिल सकती है, जिससे वो चाहें तो एनर्जी सेव करने के लिए कदम उठा सकते हैं। और ऑटोमेशन, इसका क्या मतलब है इस कॉन्टेक्स्ट में? ऑटोमेशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सों को कंप्यूटर और सेंसर की मदद से ऑटोमेटिकली कंट्रोल और मॉनिटर करना। मिसाल के तौर पर, अगर किसी इलाके की लाइन में कोई फॉल्ट आता है, तो ऑटोमेटेड सिस्टम उसे तुरंत पहचान सकता है। ये सिस्टम फॉल्ट वाले हिस्से को बाकी नेटवर्क से अपने आप अलग कर सकता है, आइसोलेट कर सकता है, ताकि पूरे मोहल्ले की बिजली न जाए, सिर्फ उस छोटे से हिस्से की जाए जहां प्रॉब्लम है। अरे वाह! ये खराबी की जगह का बिल्कुल सटीक पता लगाने में भी मदद करता है, जिससे मरम्मत जल्दी हो सकती है। इससे ना सिर्फ बिजली कटौती का टाइम कम होता है, बल्कि पूरे सिस्टम की निगरानी बेहतर होती है और ऑपरेशन ज्यादा एफिशिएंट बनता है। ये स्मार्ट ग्रिड की दिशा में, आप कह सकती हैं, एक बहुत बड़ा कदम है। तो इस सब का क्या मतलब है? आज हमने इस इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट की आउटलाइन के जरिए बिजली के पूरे सफर को परत दर परत समझने की कोशिश की। पावर प्लांट में बनने से लेकर फिर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के जरिए लंबी दूरी तय करना, फिर सबस्टेशनों में वोल्टेज को कई स्टेप्स में कम करना, और आखिर में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से होते हुए हमारे घरों तक 230 वोल्ट पर पहुंचना। हाँ, और इस पूरी बातचीत से जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आती है मेरे ख्याल से, वो है इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी और इसकी इम्पोर्टेंस। ये एक अदृश्य लेकिन बहुत ही क्रिटिकल सिस्टम है, जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही कभी इसके बारे में सोचते हैं।
दूसरी मुख्य बात यह है कि कैसे फिजिक्स के सिंपल प्रिंसिपल्स जैसे P=VI और I²R लॉस का इस्तेमाल करके इंजीनियरों ने बिजली को एफिशिएंटली दूर तक पहुंचाने का तरीका निकाला, यानी वो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन वाला फंडा। और अब जैसा कि आउटलाइन इशारा करती है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी इस सिस्टम को और भी बेहतर, कुशल और भरोसेमंद बनाने का पोटेंशियल रखती है। बिल्कुल। तो अगली बार जब कहीं बिजली का वो ऊंचा सा टावर दिखे या घर का स्विच ऑन करे, तो शायद बिजली के इस लंबे और हैरत अंगेज सफर की एक झलक जहन में आ जाए। और यहीं पर हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं, लेकिन आपके सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये आउटलाइन स्मार्ट ग्रिड और बढ़ती ज़रूरतों की बात करती है। जैसे जैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सोलर और विंड पावर पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, जो अक्सर रुक रुक कर बिजली बनाते हैं, और इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी बढ़ रही हैं, हमारे बिजली ग्रिड को और कितना स्मार्ट और फ्लेक्सिबल बनना होगा। क्या भविष्य में हमारा घर सिर्फ बिजली का कंज्यूमर ही नहीं, बल्कि एक छोटा पावर प्लांट भी होगा जो जरूरत पड़ने पर ग्रिड को वापस बिजली देगा? ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि बिजली का ये सफर भविष्य में और कितना बदलने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और इलेक्ट्रो वायरल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।